नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इस सेट में हम लोग केवल जीके जीएस और करंट अफेयर का और साइंस का जितने भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जो आपको प्लेटफॉर्म का भी एक अच्छा सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का है, एसएससी का, बिहार एसएससी का स्पेशल निकला हुआ है, वो वॉल्यूम 1 के नाम से शायद है, या तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा प्लेटफॉर्म का, जिसमें 12 सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो 12 सेट वाला जो है उसको सब का मैथ और रीजनिंग का आप सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका मैथ और रीजनिंग, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है कि आप मैथ और रीजनिंग जो है सबसे पहले सेट का जो ही प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जितना है उसका मैथ और रीजनिंग एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसको बनाइए, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस चैप्टर से मान के चलिए मैथ में आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो उस चैप्टर को आप एसएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है किरण पब्लिकेशन का, तो किरण पब्लिकेशन का एसएससी का आपको मैथ का उस चैप्टर का पूरा सॉल्व कर लीजिए। जैसे जिस हिसाब में आपको नहीं बनता है उसमें दिक्कत होती है, तो जैसे मान के चलिए कोई टाइम एंड वर्क वाला उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो टाइप वाइज दिया हुआ है ना एसएससी का किरण पब्लिकेशन का। अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, जो कि वो सेंट्रल लेवल वाला एसएससी का रहता है, उसमें एसएससी सीजीएल एलडीसी एमटीएस ये सब का मैथ दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसमें क्या है, वो टाइप वाइज दिया हुआ रहता है, चैप्टर वाइज तो है ही और टाइप वाइज भी है कि इस टाइप के जो प्रश्न जो नहीं बनेगा उस टाइप का सब पूरा हिसाब एक जगह दिया हुआ है ना, एक चैप्टर में पूरा हिसाब दिया हुआ है। तो इसलिए वो अगर मैथ में अगर आपको समस्या होती है तो एसएससी का किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और उससे जो चैप्टर में आपको समस्या होती है मैथ बना लीजिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं होती है तो बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी का है अपना बिहार एसएससी का, उसका प्रीवियस ईयर का 12 सेट का पूरा मैथ और रीजनिंग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग को दिक्कत आएगा इस चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन किया हुआ भी है, ठीक है। आप देखिएगा, जाइएगा नीचे तो प्ले लिस्ट में जाकर खोजिएगा, अगर जिनको दिक्कत होगी नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं और जिनको समस्या होती है तो वो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक। और रही बात प्रैक्टिस सेट का जो मैथ और रीजनिंग का, तो कुछ वीडियो हम लाएंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग का एक बार फिर से आपको बढ़िया से बताएंगे, जो कि आपको एग्जाम में आसानी से बनते जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 11 से ना। तो 11 में पहला क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। आपको जैसे कि नाम दे देगा और किस वाद्य यंत्र से संबंधित है पूछा जाता है, ठीक है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा ये है संतूर वादक, ठीक है। और इसी तरह एक नाम है जो कि आपको कन्फ्यूजन करता है, पंडित रविशंकर है। तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे मालूम, वो है सितार वादक से, ठीक है। अब ये दोनों में आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखना है, देखिए पंडित शिव कुमार हो गया और एक पंडित कौन है, रविशंकर है, ठीक है। तो आप लिखिए रविशंकर, ठीक है। ये किससे संबंधित है, तो रविशंकर है सितार वादक है, पंडित रविशंकर। और ये दोनों काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों को अभी आपको याद कर लेना है और हमेशा के लिए याद भी रहेगा, ये दोनों में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए पंडित शिव कुमार, तो कुमार में देखिए जो ये हर्षुकार है ना, कुमार में हर्षुकार है, तो ये जो जिस वाद्य यंत्र से संबंधित है उसमें देखिए दुर्घुकार है, ठीक है। तो ये ऐसे रिलेट कर लीजिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। शिव कुमार में हर्षुकार है तो ये दुर्घुकार वाला हो जाएगा संतूर, ठीक है। और रविशंकर सिंपल हो जाएगा सितार, ठीक है। तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको तुरंत दिमाग में इंडिकेट कर जाएगा, हाँ हर्षुकार यहाँ है तो दुर्घुकार वाला होगा संतूर। अब जैसे क्वेश्चन आया, मान के चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आपको दिमाग में पहले से अगर सेट रहेगा कि पंडित शिव कुमार हर्षुकार वाला, तो आप देखिए कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, डायरेक्ट दुर्घुकार वाला टिक कर दीजिएगा, संतूर तुरंत खोजिएगा। दुर्घुकार हर्षुकार है ना, शिव कुमार में हर्षुकार तो संतूर दुर्घुकार वाला, ठीक है, इसको टिक कर देना है। तो रही बात सितार का, तो सितार हो जाएगा पंडित रविशंकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा सितार से एक और नाम याद रखिएगा, एक है निखिल बनर्जी, एक है विलायत खान, ठीक है। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और
विलायत खान, ये सितार वादक है। ठीक है, सरोद वादक से आपको कौन कौन फेमस है याद रखना है, तो दो नाम याद रखना है, अमजद अली खान और अली अकबर खान। ठीक है, सरोद अमजद, सरोद अमजद, सरोद अमजद, तो सरोद वादक है अमजद अली खान और अली अकबर खान है। ठीक है, तबला वादक में याद रखना है सबसे फेमस है जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन और एक है अल्लाह राखा, ये दोनों को याद रखना है, प्रसिद्ध तबला वादक है। तो पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो तबला वादक है। जाकिर हुसैन और अल्लाह राखा तबला वादक है। और सभी में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा मालूम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक है और इनका जन्म बिहार के बक्सर के डुमराव में हुआ था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। ठीक है, तो ये शहनाई वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वादक है, तो ये हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, बांसुरी वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था, पंडित शिव कुमार संतूर। नेक्स्ट है, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा कि अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा, मौद्रिक नीति द्वारा बाजार में तरलता का निर्धारण कौन करता है, मौद्रिक नीति द्वारा बाजार में तरलता का निर्धारण आरबीआई करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कोरापुट जिले में पंचपत माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के भंडार है वहाँ पे, तो कोरापुट जिले में जो पंचपत माली भंडार है ये संबंधित है आपका बॉक्साइड खनिज के लिए। ठीक है, बॉक्साइड खनिज का भंडार है। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी बिहार पुलिस में एग्जाम हुआ है मालूम, 2 बार एग्जाम पूछी, मतलब बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 पेपर में आ गया था और 2 दिन मतलब कि 2 शिफ्ट में एग्जाम में ये पूछ दिया गया था कि बेला डीला का संबंध किससे है। ठीक है, तो बेला डीला का संबंध है, ये लौह अयस्क खान के लिए प्रसिद्ध है बेला डीला, जो कि कहाँ है मालूम, ये है बेला डीला, आपको पता है छत्तीसगढ़ में, ये लौह अयस्क खान के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो इस टाइप के भी प्रश्न कुछ जगह होता है, आपको पूछ लिया जाएगा किस लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन में दे देगा, अयस्कों का नाम दे देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो पंचपत माली हो गया बॉक्साइड के लिए। अच्छा, बॉक्साइड का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा मालूम, तो बॉक्साइड और लोहा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, बॉक्साइड में भी पहला है उड़ीसा और लोहा के उत्पादन में भी है उड़ीसा है। ठीक है, बेला डीला याद रखना, लौह अयस्क खान के लिए प्रसिद्ध है, वो है छत्तीसगढ़ में बेला डीला, जबकि लोहा उत्पादन में प्रथम राज्य है उड़ीसा। ठीक है, लेकिन बेला डीला स्थान जो है ये लौह अयस्क की खान है जो कि छत्तीसगढ़ में। अच्छा, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी है राजस्थान में, जो कि तांबा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया और रानीगंज ये कोयला की खान के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, मात्रात्मक दृष्टि से तांबा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना है, मात्रा के हिसाब से तांबा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, और मूल्य की दृष्टि से प्रथम स्थान है राजस्थान का। ठीक है, और चांदी का पूछे, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो भी राजस्थान है। सोना और कॉफी में प्रथम राज्य है कर्नाटक, और अबरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। ओ से अबरक, ओ से आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था, तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1817 से 1819 में हुआ था, और उसमें जो गवर्नर जनरल था भारत का वारेन हास्टिंग्स था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो किस संधि पर समाप्त हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सलवाई की संधि पर समाप्त हुआ था। सलवाई की संधि यानी कि मंदसौर की संधि भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, अच्छा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 1856 में पारित हुआ था, और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। ठीक है,
और एक चीज़ याद रखना, क्या शारदा एक्ट पूछेगा किससे संबंधित है, तो शारदा अधिनियम जो है ये बाल विवाह से संबंधित है। अच्छा, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, तो वो था आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे जो है, देखिए गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था, तो ये महादेव गोविंद रानाडे ही था। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का गांधीवाद सिद्धांत है, तो गांधीवादी जो सिद्धांत है वो ग्राम पंचायत का गठन है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, कुछ अनुच्छेद का यहाँ पर रिवीजन करते हैं। ग्राम पंचायत का जैसे 40 हो गया, प्रसूति हित लाभ जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए जैसे जॉब पर होती है तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट जो मिलता है जो भी, तो वो किस प्रसूति हित लाभ जो है वो अनुच्छेद 42 में है। समान नागरिक संहिता किस में है, तो समान अंक है ना 4-4, तो अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें मिलान करना है। तो जैसे कि पूछा है कि जो चंपाकुलम नौका दौड़ ये कहाँ होता है, सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है, और बानेश्वर मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो इसमें से आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें से एक चीज़ नाम सुना आपको लग रहा होगा, सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का नाम सुने होंगे ना, सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो सोमनाथ मंदिर जिस पर महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो वो आपको मालूम हो गया कहाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है, तो बी का 1 हो गया। ठीक है, बी का 1 हो गया। अब देखते हैं, देखिए अगर जैसे कि एग्जाम में क्या है, कुछ आप नहीं भी जानते, ठीक है, कभी नहीं पढ़ें, लेकिन ये हार नहीं मानना कि हमको नहीं बना पाएंगे। आपको बस पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि इसका आंसर हम खोज खाज के टिक कर सकते हैं, टिक कर देंगे। ठीक है, तो लगभग मतलब सही ही होगा। तो ये ऐसे पॉजिटिव रखना है कि हम अपने दिमाग से भी आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन 4-5 ऐसा भी रहता है जो आप नहीं भी पढ़े हैं, कभी नहीं भी जाने, उसका भी आंसर देने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे एग्जाम में करना चाहिए। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस है कि जैसे कि इतना आप पढ़े हैं, इतना आप पढ़ते हैं, तो आपको एक अपने आप माइंड है ना डेवलप कर जाता है कि हाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, और उस टाइप से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन सेट भी करता है। तो 2-4-5 क्वेश्चन ऐसा रहता भी है। अब जैसे यहाँ पर सब नहीं मालूम है, ठीक है, तो एक तो मालूम हो गया यहाँ आपको सोमनाथ का, गुजरात हो गया। ठीक है, तो बी का 1 हो गया। अब देखते हैं बी का 1 किस में है, देखिए इसमें है, और बी का 2 है इसमें। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, और बी का 1 इसमें सी में है, और डी में नहीं है। तो यानी कि ये 2 ऑप्शन कट गया। कौन कौन, बी और डी, बी और डी कट गया। अब बच गया कौन, ए और सी। ठीक है, अब देखते हैं सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला भी आपको शायद मालूम होगा कि सूरज कुंड मेला जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है, सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है। तो सी का 2 हो गया। ठीक है, अब सी का 2 देखते हैं किस में है, बी का 1 और सी का 2, बी का 1 और सी का 2, तो यहाँ पर है सी में। ठीक है, यानी कि ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये वाला। ठीक है, यानी कि 2 अगर आप जान गए, तो अगर बाकी ये चंपाकुलम और बानेश्वर मेला नहीं भी जानते हैं तो आपका आंसर यहाँ से 100% कन्फर्म निकल गया कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी जानते 2 तो आंसर क्या होगा, आ गया। ठीक है, उसी प्रकार कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप एक से ही ऑप्शन छट जाता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर करने का प्रयास करना है। तो 2 जान गए आपको, सोमनाथ मेला गुजरात में और सूरज कुंड मेला हरियाणा में है, तो आप एक का आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जान भी लेते हैं कि ये कहाँ होता है, चंपाकुलम नौका दौड़। तो चंपाकुलम नौका दौड़ कहाँ हो जाएगा, 1 का 4 यानी कि केरल में। ठीक है, और बानेश्वर मेला लगता है कहाँ, बानेश्वर मेला लगता है राजस्थान में। ठीक है, डी का 3 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना, यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि जो
ये जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन आता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वही प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, CSIR का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1942 में, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है ये बनवाया था चोल वंश के शासक बनवाया था, और वो कौन था? राजराज प्रथम था, ठीक है। राजराज प्रथम ने ये राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम भी है ना उसी के नाम पर है, राजराजेश्वर मंदिर, और इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय। और प्राचीन चोल की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी उदयपुर। प्राचीन चोल की राजधानी थी उदयपुर। बाद में इसकी राजधानी बनी थी कहाँ? तंजौर, ठीक है। तो चोल वंश की राजधानी आधुनिक पूछे बाद में तो तंजौर, अगर ऑप्शन में उदयपुर रहे तो उदयपुर, अगर उदयपुर नहीं है तो तंजौर उसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आएगा कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो था स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है, इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित नहीं है? तो सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित नहीं है कि इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में क्या होते हैं? तो मछली के हृदय में होता क्या है? तो इस एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। मछली में कितने हृदय कक्ष होता है? तो 2 कक्ष होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है? एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आएगा कि मछली में कितने हृदय कक्ष होता है? तो 2 कक्ष होता है। मेढक में कितना होता है? तो मेढक में 3 होता है। मानव हृदय में कितना होता है? तो 4 होता है। देखिए, उभयचर और सरीसृपों में, सरीसृप मतलब जो रेंगने वाला होता है ना, सांप वगैरह, और उभयचर यानी कि जो जल और थल दोनों जगह रहता है, जैसे मेढक हो गया। तो उभयचर और सरीसृपों में 3 कक्ष होता है। और स्तनधारी में कितने कक्ष होता है? तो 4 कक्ष होता है। स्तनधारी में, जैसे मानव भी स्तनधारी में आता है, तो वो 4 कक्ष होता है। नेक्स्ट है, किस चरण के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव मासिक धर्म चक्र में होता है? तो इसका आंसर क्या है? ल्यूटियल चरण, है ना। किस चरण के दौरान? तो ल्यूटियल चरण के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव मासिक धर्म के चक्र में होता है, ठीक है। अब इसे याद रखना बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस चरण के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, ल्यूटियल चरण, है ना, ल्यूटियम से यहाँ रिलेट कर देना है, ल्यूटियल चरण में होता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3 महत्वपूर्ण, कौन सा मालूम? डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है, कौन सा मादा हार्मोन है, कौन सा पुरुष हार्मोन है। तो इस टाइप से याद रखना आपको। देखिए, मादा हार्मोन में याद रखना है 2, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखिए, प्रोजेस्टेरोन तो एक ही प्रोजेस्टेरोन और एक है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों मादा हार्मोन है, ठीक है। पुरुष हार्मोन पूछे तो वो कौन सा है? पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष हार्मोन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो इसका ऑक्साइड का सूत्र होता है बेरियम ऑक्साइड और बेरियम पेरोक्साइड, है ना। बेरियम ऑक्साइड और बेरियम पेरोक्साइड होता है। अच्छा, बेरियम की परमाणु संख्या कितना मालूम? तो वो है 56। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या वो है 8। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का सांद्रण 0.001 न्यूटन 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो विलयन का पीएच मान इसका कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 11 होगा, ठीक है। 11 पीएच मान हो गया, यानी कि ये कैसा हो गया? तो ये क्षारीय हो गया। नेक्स्ट है, एक कण जो कि सरल आवर्त गति में है तथा 120 पाए कंपन 1 मिनट में करता है, तो कण की आवृत्ति है। तो कण का आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो कण की आवृत्ति बराबर एक लिख लीजिएगा फॉर्मूला, आवृत्ति बराबर क्या होगा? तो होता है कुल कंपन, है ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कुल कंपन, अब बटा होगा आवर्तकाल।
बता आवर्तकाल। ठीक है, तो आवृत्ति बराबर पूछा है, तो आवृत्ति बराबर क्या हुआ, कुल कंपन। कुल कंपन कितना हुआ 120। ठीक है, और आवर्तकाल कितना, समय कितना हुआ 1 मिनट है। 1 मिनट को किस में लिखेंगे, सेकंड में। ठीक है, यानी कि 60 लिखेंगे। ठीक है, तो 60 से भागे करेंगे इसमें तो 2 आएगा, 60 दूनी 120, यानी कि 2 पाई हर्ट्ज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 41 से। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के देश के अंतर्गत आता है। तो ये आता है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 47 के अंदर क्या है, भारत सरकार का स्वास्थ्य योजना है। जैसे कि देखिए अनुच्छेद 47 में कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना ये राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, अनुच्छेद 47 में। अब अनुच्छेद 45 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 45 में क्या है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। ये हो गया 45 में। 46 में क्या, राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्ग हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो इसमें है कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल का संरक्षण है। ठीक है, और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 में क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति है। अनुच्छेद 51 के को में क्या है, तो मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट, और ये हो जाता है आपका पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये जो यहाँ मिलता है ये सबसे नीचे मिलता है, ये नीलगिरी पर की पहाड़ी पर मिलता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट जो मिलता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नीलगिरी की पहाड़ी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा कि भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वो दोदा बेटा है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किया था अकबर ने किया था। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोग को कि जो सुबह में भी एक क्लास चलता है। ठीक है, सुबह का जो वीडियो है उसमें पूरा डिटेल्स में एक जीके अगर कोई भी आएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी संभावित प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन है, वो सभी प्रश्न आपको बताते हैं, जिसमें कि आपको एग्जाम में निश्चित रूप से गारंटी के साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर इससे भी ज़्यादा डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो वाला क्लास जरूर देखें, जो सुबह वाली वीडियो जो भी नहीं अगर देखें तो वो वाला वीडियो कभी मिस नहीं करना। ठीक है, अब जैसे अकबर के बारे में वहाँ पर पूरी डिटेल में बता देंगे, यानी अकबर जैसे मुगल वंश का शासक है तो मुगल वंश से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी प्रश्न वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए वहाँ पर सभी चीज़ें बताते हैं, यहाँ भी आपको थोड़ा बताते हैं लेकिन इससे ज़्यादा वहाँ बताएंगे। ठीक है, तो वो क्लास मिस नहीं करना है। जैसे अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर का जन्म हो गया तो वहाँ अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बना था, तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये सम्राट बना था। ठीक है, अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम का था, और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो वो टोडरमल था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्रक पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया। तो सार्वजनिक क्षेत्रक पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया कब से, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, 1997 से 2002 तक था। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इससे सभी रिलेटेड याद रखना है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 और 1966 से 69 ये योजना विकास का लाया, फिर 69 से 74 ये चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि का विकास, और दूसरा पंचवर्षीय योजना का था मुख्य उद्देश्य औद्योगिक का विकास। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर मॉडल पर आधारित था, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और राउरकेला भिलाई इस्पात कारखाना, और एक कौन सा है राउरकेला भिलाई दुर्गापुर, ये तीनों इस्पात जो संयंत्र है किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। और गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार देश लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो भारत की जो लिखी हुई लिपि कौन सी है, वो देवनागरी है। तो आंसर क्या हो गया, देवनागरी। ठीक है। अच्छा, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे उल्टा देता है कभी कभी कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट है 46, भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो इरेटोस्थनीज द्वारा गढ़ा गया था। भूगोल का जनक भी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होता है, तो होता है वो स्थानीय सरकार है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय सरकार। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1990 में। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था, तो 1990 नहीं, ये 1984 में हुआ था ना, इसका ये गलत है। 1984 में हुआ था। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था, 1984 में हुआ था, जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, है ना। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, 1984 में हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और 1983 में भारत पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। नेक्स्ट है, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो तीसरी परत की पहचान है, वो तीसरी परत कौन सा मानो, ये है अधः स्तरीय अपक्षय आधारित चट्टानें हैं। ऊपर से मृदा का तीसरी परत अधः स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें हैं। मृदा से भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सभी याद रखना है। ठीक है, मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस मिट्टी का विस्तार है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी का। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो वो लेटराइट मिट्टी है। काजू के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो लाल लेटराइट मिट्टी है। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी है, जिसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और उसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो उच्च शिक्षा ये योग्यता नहीं है। ठीक है, उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी है। 35 वर्ष उनकी न्यूनतम आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव जो है, निर्वाचन जो होता है, वो किस अनुच्छेद में, तो चुनाव 54 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति का पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये है आपको मिलेगा अनुच्छेद 61 में, है ना, अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। और राष्ट्रपति जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 76 में। और CAG की नियुक्ति करता है, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट है, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका कुल प्रभावी प्रतिरोध 120 ओम है। उन्हीं दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका प्रभावी प्रतिरोध 30 ओम है। तो दोनों प्रतिरोधों का जो प्रतिरोध परिकलित कीजिए, यानी दोनों प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है श्रेणी क्रम, एक है समांतर क्रम। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध का मान आपको दे दिया। ठीक है, और कुछ कुल प्रतिरोध पूछा जाता है। और फिर समांतर क्रम में दे दिया आपको कि चलिए 4 प्रतिरोध है, इसका इतना मान है, कुल प्रतिरोध निकालिए। तो पहले कुल प्रतिरोध का वाला फॉर्मूला तो जान ले पहले, है ना। तो उसको देखिए, श्रेणी क्रम में जब रहेगा तो उसका क्या होता है, R टोटल जो होता है, R श्रेणी क्रम में बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, n तक जितना रहेगा। तो ये हो गया श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध बराबर कितना होता है, तो समांतर यानी कि पैरेलल, इसमें होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और हमेशा याद कैसे रहे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि समांतर क्रम में ये वाला होगा या तो श्रेणी क्रम में ये वाला होगा, कौन सा होगा। तो इसको कैसे याद करना है, देखिए समांतर क्रम कैसे बोलते हैं, जब मैथ हम लोग बनाते हैं समांतर रेखाएं होती कैसे, एक ऐसे ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ठीक है, तो ये समांतर हो गया। तो ऊपर नीचे वाला क्या होगा, समांतर होगा। तो देखिए 1/R 1/R2 1/R2 ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे ये समांतर वाला हो जाएगा। समांतर क्रम में जो होगा
उसका योग जो होगा 1/r वाला होगा, ठीक है। और श्रेणी क्रम यानी सीधा वाला, ये श्रेणी क्रम में सीधा आ जाएगा। समांतर से बस ये लाइन याद रखना है, ऊपर नीचे लाइन होता है तो ये ऊपर नीचे वाला हो जाएगा, ठीक। तो ये समांतर क्रम में कुल योग हो गया और ये श्रेणी क्रम में कुल हो गया, ठीक। अब देखिए ये दिया हुआ है क्या कि 1 बार दिया हुआ है, देखिए R1 श्रेणी क्रम में जो है कुल प्रभावी ये दिया हुआ है इतना, यानी कि श्रेणी क्रम सीधा वाला यानी R1 प्लस R2 बराबर कितने दिया हुआ है 120 ओम, ठीक। और फिर समांतर क्रम में दिया हुआ है तो समांतर यानी बटम है, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर कितने दिया हुआ है 30 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो वही पूछा कि R1 और R2 का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको सबसे आसान तरीका से निकाल लेना बाय ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में बैठा के देखिए कौन सा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जैसे कि लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि इसका लीजिए 60 और 60 लीजिए तो 120 हो गया, ठीक है। और 60 और 60 बैठाइएगा यहाँ तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाय ऑप्शन तुरंत आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश किरणों का समांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें किस प्रकार की होंगी। तो ये होगा किस प्रकार का, तो देखिए उत्तल दर्पण जो है क्या हुआ, प्रकाश किरणों का समांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तित किरणें किस प्रकार होगी। तो दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी ही होगा। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है। सबसे कम झुकने वाला पूछे, सबसे कम प्रकीर्णन पूछे तो वो कौन सा होता है, लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अधिक झुकेगा कौन, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका हो जाता है, तो वो बैगनी रंग का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसे कम झुकने वाला तो ये लाल रंग का हो गया। जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही तो जो आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखाई देता है वो इसी के कारण होता है। लाल रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है, ये हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, बाकी सब प्रकीर्णित हो जाता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का, तो ये इसका क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएँ क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान दिशा में होगा। यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं भी समान होगी। नेक्स्ट है उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं। तो उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो कौन सा होगा, तो वो होगा एल्कीन, ठीक है। इसमें क्या एक या एक से अधिक द्विबंध होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आएगा आपका 71 कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बस्तर दशहरा मनाया जाता है आपको छत्तीसगढ़ में। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बेला डीला जो कि लो अयस्क के खान के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो छत्तीसगढ़ में। याद ऐसे रख लीजिए, गुरु घासीदास कहाँ, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ऐसे याद रखें, कोई बोलता है ना कि पटना में गया है तो पढ़ता है कि गढ़ता है, ठीक है, घास गढ़े ले, पढ़े ले कि घास गढ़े ले, तो वह होता है कि घास गढ़े, गढ़ यानी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो गुरु घासीदास घास हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लेना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। तो पहला रेडियो शो प्रसारित हुआ था 1923 में हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसका मुख्यालय गदर आंदोलन का, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, लाला हरदयाल था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत सर्वाधिक था। तो ये था कहाँ, तो ये था मिजोरम में, ठीक है। अनुसूचित जाति के प्रतिशत सबसे ज़्यादा था मिजोरम में। 2011 की जनगणना से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए 2011 की जनगणना से सभी चीज़ याद रखना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका, उत्तर प्रदेश का, सबसे कम सिक्किम का है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? बिहार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। और जनसंख्या दशकीय वृद्धि जो है वो निगेटिव कहाँ रहा? नकारात्मक। तो नागालैंड में नकारात्मक रहा, नागालैंड नकारात्मक, नागालैंड निगेटिव। ठीक है, यहाँ जनसंख्या वृद्धि कम रहा, कम हो गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जनगणना पहली बार भारत में कब शुरू हुआ था? तो 1872 में, तो लॉर्ड मेयो के समय। और दशकीय जो जनगणना है यानी कि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। और मोल्थस का संबंध किससे? तो जनसंख्या सिद्धांत से, जनसंख्या सिद्धांत दिया था मोल्थस ने। नेक्स्ट है टेकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? तो टेकल पॉइंट शब्द का संबंध है आपको कबड्डी से। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है? तो बिहार के सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा है। नेक्स्ट है भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है आपको चेन्नई को। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपको सार्क का सदस्य कौन कौन सा है उसको याद रखना है, तो आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसमें म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। इसको याद कैसे रखना है? देखिए, तो इसको याद रखना है, सार्क का 8 सदस्य कौन कौन सा है? देखिए, वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और है कौन? श्रीलंका है ना, ऐसे श्रीलंका, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और है कौन? मालदीव। ठीक है, यही पर कन्फ्यूजन होता है, मालदीव है, नोट कि म्यांमार। ठीक है, मालदीव है। ठीक है, तो याद रखना है इसको कि BBI है ना, BBI सपना में। ठीक है, BBI सपना में, तो ये याद रहेगा आपको, BBI सपना में, यानी कि बांग्लादेश, भूटान, आई से इंडिया, सपना से हो जाए क्या? श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, सपना और में से हो गया मालदीव। तो ये याद रहेगा आपको, ये 8 सदस्य जो है सार्क का संगठन का सदस्य है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। नेक्स्ट है मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम का संबंध है आपको बक्सर का युद्ध से। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। नेक्स्ट है वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो वह कॉर्फबॉल खेल। कॉर्फबॉल खेल जो है ये महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है 3 तत्वों का समुच्चय, कौन सा समुच्चय डोवे राइनर त्रिक बनाता नहीं है? तो डोवे राइनर त्रिक नहीं बनाता कौन? लोहा, कोबाल्ट और निकेल। ऑप्शन नंबर डी है। इसमें क्या होता है? डोवे राइनर त्रिक में क्या होता है कि जो 3 तत्व दिया हुआ है, ठीक है, 3 में क्या होता है? इसका परमाणु भार और फर्स्ट और लास्ट का परमाणु भार का औसत जो है ये बीच वाला का परमाणु भार आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें डी में सही नहीं बैठता है। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो होता क्या है? यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या है? ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि ½ H2O। ठीक, नेक्स्ट है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो ये किस में होता है? ये हरित लवक में उपस्थित होता है। ठीक है, और पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण नहीं होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। और जो मानव शरीर का रक्त जो होता है लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व रहता है? तो लोहा रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है? तो ये करता है आपका लसिका, है ना। इसका करेक्ट आंसर है लसिका है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101 आएगा। उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? तो उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो किसकी रचना है? ये भवभूति की है ना। भवभूति की रचना है
उत्तर रामचरित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और कलहन किसका है? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन है और गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। नेक्स्ट है कि तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो ये होता है आपको 2.13 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होता है? यानी बरगद का वैज्ञानिक नाम पूछा है यहाँ पर। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है आपका आ जाएगा क्या? फिकस बेंगालेंसिस, है ना, फिकस बेंगालेंसिस ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो बरगद ही है। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है पीपल। नेक्स्ट है कि एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम डैश है का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है? तो वो एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जो है ये किसका नाम है? तो ये है आंवला का, है ना। इसका करेक्ट आंसर है आंवला। और आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। और आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से किस भगवान की पूजा करते हैं? तो हंस संप्रदाय जो है ये राधा कृष्ण यानी कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज, ये 2019 में जो आया था, है ना, तो इसी का नाम है कोविड-19। ये महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मई 2021 में NCPCR द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो वो है संवेदना। ठीक है, कोरोना की शुरुआत किस देश से हुआ था? तो चीन से हुआ था। कोरोना से भारत में पहली मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। पहला मामला कहाँ आया था? तो वो हुआ था केरल में। ठीक है, पहला मामला केरल में, पहली मृत्यु हुआ था कर्नाटक में। नेक्स्ट है ICC महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो ये अपना भारत करेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, और ICC क्रिकेट जो पुरुष विश्व कप का है 2023 में हुआ था उसका भी मेजबानी भारत ने ही किया था। ठीक है, और एक करंट अफेयर में याद रखना है कि ICC का जो नया चेयरमैन अभी जो चुना गया है, जीता है कौन? अभी यानी कि आज जो तारीख है उसके आज कितना 30 तारीख है, तो कल ही उनको चुना गया है 29 या 28 अगस्त को। ठीक है, वो जीते हैं कौन? जय शाह है ना। तो ICC का जो अभी चेयरमैन उनको पदभार संभालेंगे 1 दिसंबर से। ठीक है, 1 दिसंबर 2024 से वो कार्यभार संभालेंगे जय शाह। ठीक है, ICC का चेयरमैन कौन सा होगा? तो जय शाह होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है करंट अफेयर में। अच्छा, प्रथम ICC महिला विश्व कप कब हुआ था? तो प्रथम ICC महिला विश्व कप हुआ था 1973 में इंग्लैंड में हुआ था। प्रथम पुरुष जो ICC क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। ठीक है, और ये भी इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में दशकीय जनगणना की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो ये गृह मंत्रालय का होता है। जनगणना पहली बार कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। लॉर्ड मेयो कौन? भारत का वायसराय था उस समय। ठीक है, और जो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो पंचवर्षीय योजना हमेशा याद रखना है, कम से कम तो 4 याद रखना है। कौन कौन सा? देखिए, पहली पंचवर्षीय 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 और तीसरा जो 61 से 66 हुआ था उसके बाद योजना अवकाश हो गया था, मतलब पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था। कब से कब तक? 1966 से 69 तक। ठीक है, फिर 1969 से 74 हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1969 से 74, और ये जो योजना अवकाश कहलाया था ये। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा है 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 1971 में कौन सा हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए देश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो सिंपल है, खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1919 में हुआ था। 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ था। 1919 में ही रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो इसमें बनते हैं कितने? 3 अणु बनते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने? 3 अणु बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि
कोशिका का पावर हाउस, है ना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट बोन कोलिकर ने 1857 में किया था। तो याद रखना है सिर्फ कोलिकर, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कोलिकर ने किया था 1857 में। नेक्स्ट है कि जननांगी हर्पिज संक्रमण किसके कारण होता है? तो जननांगी हर्पिज संक्रमण ये विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस, ठीक है। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोवास्की ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। याद कैसे रखना है? हमेशा याद रहेगा साफ काम, है ना। एक शब्द याद रखना है, साफ काम, यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट है फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्लोएम के संबंध में सही है कि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में ले जाता है, ठीक है। आपको बताए थे दो उत्तक है पौधे का, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक फ्लोएम है, एक है जाइलम। जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। जल को जो ले जाता है वो जाइलम, जाइलम, ठीक है। और भोजन का जो वहन करता है वो कौन सा उत्तक है? वो है फ्लोएम, ठीक है। इसको भी याद होगा आपको, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उसको तो याद ही होगा। इसको याद करवाते हैं कैसे? फूड फ्लोएम, ठीक है। फूड फ्लोएम, जल जाइलम, फूड फ्लोएम, जल जाइलम, फूड फ्लोएम। नेक्स्ट है कि घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के संबंध में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर है कि घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य रूप से नेत्र लेंस से रेटिना की 2.5 सेंटीमीटर होती है दूरी होती है। जब यह नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी निकट बिंदु पर केंद्रित या फोकसित होता है तो नेत्र लेंस की क्षमता कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, 44 डी होगा, ठीक है। और लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? इसका 1/f होता है, ठीक है। और लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 131, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखना है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है, ठीक है। कौन है? रूसो। प्रकृति की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो रूसो ने दिया था। और वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। निम्नलिखित देशों में से दुशान्बे किसकी राजधानी है? तो देश की राजधानी और मुद्रा आपसे एग्जाम में निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न आएगा, तो सभी का याद रखना है। जब भी मौका मिले तो उसको अच्छे से याद रखना है। अब जैसे दुशान्बे किसकी राजधानी है? अब 4 ऑप्शन है, आप इसमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। आप पढ़े भी होंगे तो इसका टिक नहीं कर पाइएगा। दुशान्बे किसकी राजधानी बताइए? तो जो जानते हैं कमेंट कीजिए। दुशान्बे किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की है, कजाकिस्तान की है, या तो तुर्कमेनिस्तान की है, या तो तजाकिस्तान की है, ठीक है। तो किसका है? तो देखिए दुशान्बे किसकी राजधानी है? तजाकिस्तान की, ठीक है। और ये आप कभी नहीं भूलिएगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। कैसे? देखिए कोई चीज़ ताज़ा होता है ना तो उसको नहीं दूसते हैं, है ना। दूसते मतलब क्या? खराब कर देना। हम लोग देहात में बोलते हैं ना कि वो खराब मिलता है तो उसको दूस दिया, ठीक है। तो ताज़ा चीज़ को कोई नहीं दूसता है, ठीक है। तो ताज़ा जो है उसको कोई नहीं दूसेगा, यानी कि ताज़ा दूसे दुशान्बे, ताज़ा चीज़ के कोई नहीं दूसेगा। यानी ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे, ताज़ा को कोई नहीं दूसेगा। तो ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। ताज़ा दुशान्बे ऐसे रिलेट कर लेना है। नोट्स ऑफ ड्रीम किसकी जीवनी है? तो नोट्स ऑफ ड्रीम ये इसमें ऑप्शन में तो कोई नहीं है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्योंकि नोट्स ऑफ ड्रीम ये है AR रहमान की है, ठीक है। AR रहमान की जीवनी है नोट्स ऑफ ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनवरी 2024 में इसरो द्वारा इनसेट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया गया था। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था? तो ध्वजवाहक नियुक्त किया था शरत कमल को, ठीक है। शरत कमल कौन था ये मालूम? शरत कमल अचंता को 2022 में आपको कौन सा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और ये बैडमिंटन नहीं, ये है टेबल टेनिस, है ना। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है शरत कमल अचंता, ठीक है। और 2022 का इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है। 2023 का मेजर ध्यानचंद किसको मिला है? तो शेट्टी और चेट्टी को मिला है ना, चिराग शेट्टी और सात्विक राय
शेट्टी और रेड्डी है ना। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला है 2023 का, क्या 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है बैडमिंटन से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और रही बात ओलंपिक से, तो यही 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण याद रखना है आपको कि 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। पेरिस ओलंपिक जो हाल ही में हुआ है, इसमें भारत कुल कितना पदक जीता था, तो इसमें 6 पदक जीता था, ठीक है। 1 है सिल्वर मेडल और 5 है कांस्य पदक, ठीक है। और 2020 वाले में कितना जीता था, तो उसमें 1 इससे ज़्यादा देता है, इसमें अभी जैसे 6 जीता है तो उसमें 7 जीता था। उसमें होता है 1 स्वर्ण था और 2 रजत पदक था और 4 कांस्य पदक था, है ना, 1 2 का 4, ठीक है। तो और भारत जो है 2024 का ओलंपिक में किस स्थान पे था, तो ये 71वें स्थान पर था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है, तो नई करेंसी जारी किया है ये है आपका जिम्बाब्वे, है ना, जिम्बाब्वे। और कौन सी करेंसी का नाम क्या रखा है मालूम, तो उसका नाम रखा है ZIG, यानी कि जिम्बाब्वे गोल्ड, जिम्बाब्वे गोल्ड। नेक्स्ट है साहित्य सम्मान के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, तो 33वां व्यास सम्मान। ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 33वां जो व्यास सम्मान है किसको मिला, पुष्पा भारती को मिला, ठीक है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो ये गुलजार साहब, ये गलत है क्योंकि 57वां जो मिला है ना यही गलत है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दामोदर मौजो को मिला है ना, दामोदर मौजो को मिला है। ये जो गुलजार साहब है और एक है कौन, रामभद्राचार्य, ये दोनों को मिला है 58वां, ठीक है। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है गुलजार साहब और ये रामभद्राचार्य को 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। और 33वां सरस्वती सम्मान ये प्रभा वर्मा को मिला, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि ये दोनों सही था, ये वाला मिस मैचिंग था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो गया। अच्छा, किस देश ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का अनावरण किया है, तो ये किया जापान, है ना। 6G डिवाइस को उसने लॉन्च कर दिया है, तो जापान ने किया है, ठीक है। जापान को ही उगते सूरज का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है। और जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो येन है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये लगाया है तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने खाद्य पदार्थ के में तरल नाइट्रोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन अभी बिहार पुलिस में पूछ लिया गया था कि नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने किया था और प्रोटॉन की खोज का श्रेय भी रदरफोर्ड को दिया जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है ये क्या वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, गैस कौन सा है, तो वो नाइट्रोजन ही है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में लोंगटे महोत्सव, है ना, लोंगटे महोत्सव को किस राज्य की नीसी जनजाति द्वारा मनाया गया है, तो ये मनाया गया है आपको अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो कार्बन के संदर्भ में सत्य है कि कार्बन प्रकृति में अधातु है, ये सही है। और जैसे कि आपका हीरा, कोयला, ग्रेफाइट और ये सभी किसका है, कार्बन का ही अपरूप है ना। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये सब कार्बन का अपरूप है। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि किस प्रकार संबंधित होती है, तो ये किस प्रकार संबंधित होती है, तो ये क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि में वृद्धि होती है। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट है कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिरा देते हैं, तो कई प्रकार के वृक्ष जो है पुराने पत्तों को गिरा देते हैं क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है, कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है। नेक्स्ट है कि सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है, तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है। नेक्स्ट है कि टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार है, इसमें से इनके प्रतिरोध के आधार पर कौन सा सही होगा, तो टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा, ठीक है। टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाला 3 तार है, तो इसमें क्या होगा,
टंगस्टन का तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। ठीक है, जब बल्ब के जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। अब रही बात प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर। देखिए प्रतिरोध छोटा है तो ओम, अब प्रतिरोधकता जैसी बड़ा हुआ तो ओम मीटर। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो कई लोग ओम भी टिक कर दिए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रतिरोध का है ओम, अब प्रतिरोधकता का ओम मीटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, पूरा जीके जीएस का क्वेश्चन होता है समाप्त। और अब यहाँ पर आपका 150 तक क्या है, मैथ का है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 5 का पूरा जीके और साइंस और करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।